नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS BCS में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विजन का IAS का जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट 3 है। ठीक है, तीसरा टेस्ट है। किसका है और किसके लिए? तो ये आपका UPSC के लिए है, जो कि आगामी 2026 में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और ये टेस्ट तीसरा है और इसमें आपका जियोग्राफी और फरवरी महीने 2025 का करंट अफेयर कवर किया गया है। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में 20 ही क्वेश्चन कर पाए थे, क्योंकि कुछ इशू हो गया था, उसके चलते वीडियो रुकनी पड़ी थी। तो आज हम बाकी जो 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे और ये पार्ट आपका दूसरा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम जितनी भी चीज़ों को 2 पार्ट में करते ही हैं, क्योंकि इसमें समझाना भी होता है और आपको बताना भी होता है कैसे आंसर को तक पहुँचना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो विश्वास मानिए, अगर आप ये देख लेंगे तो आपके जो पास होने के चांसेस है काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, बेटर ये होगा कि आप लोग हो पॉसिबल हो नोट्स भी बना लें। ठीक है, और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहाँ कर लिया था? 20 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 21वें क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रायः सुर्खियों में रहने वाला माया अमोघ और आदम में, यानी माया अमोघ और आदम में पदों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ये 3 शब्द थे, माया, अमोघ और आदम। तो ये चर्चा में रहा है। तो किससे संबंधित है? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल उत्पादक के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित साइबर सुरक्षा के लिए, स्वदेशी रोबोटिक बारूदी सुरंग हटाने और बम निपटान प्रणाली के लिए, या फिर एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका है डी है, एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स। ठीक है, तो ये करंट अफेयर चर्चा में था। क्या हुआ? मोदी जी ने हालिया में USA की यात्रा की। ठीक है, और उस दौरान पे वहाँ पे जो ऑटोनमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस है, जिसको एशिया भी कहते हैं शॉर्टकट में, कि उसने घोषणा की। और इस पहल में उद्देश्य था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो उद्योग और साझेदारी और उत्पादन को बढ़ावा देना था, तो उसके लिए एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स की उन्होंने शुरुआत की। तो अमोघ, आदम और माया ये इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ट्रस्ट पहल क्या है? ठीक है, ट्रस्ट पहल सुर्खियों में था, करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये क्या है? यह एक द्विपक्षीय सहभागिता जिसका उद्देश्य AI और क्वांटम जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में पारदर्शिता और लचीलापन सुनिश्चित करना था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सीमा पार डेटा गोपनीयता और नैतिक AI परिनियोजन को विनियमित करने के पर केंद्रित है। या फिर यह एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित पहल है जिसे विश्व भर में महत्वपूर्ण अवसंरचना को लक्षित करने वाले साइबर खतरों, निगरानी और रोकथाम के लिए डिजाइन किया गया है। या फिर यह वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने और प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें अवैध व्यापार नेटवर्क से निपटने के लिए एक बहुहितधारक गठबंधन है। ठीक है, तो ट्रस्ट इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव। ठीक है, हाँ, इनिशिएटिव क्या है? ट्रस्ट इनिशिएटिव क्या है? तो ये क्या था? ये आपका एक द्विपक्षीय सहभागिता है जिसका उद्देश्य AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकी स्थल और लचीलापन सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। क्या हुआ? ये 2024 में सितंबर में अमेरिका में नेतृत्व इसका किया, और खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, जो कि मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क है, और भारत में इसको शामिल होने के लिए शुरू किया गया था। और भारत में 2023 में खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होता है। ठीक है, और ये भारत और अमेरिका ट्रस्ट, यानी कि ट्रांसफार्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजेसिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की पहल की शुरुआत है। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है निम्न कथनों पे। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
और आर्गन से बना होता है। ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें से सही है? ठीक है, तो पहले में क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर्गन से बना होता है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसका वायुमंडल में लगभग 78% होता है। कितना होता है? एक सेकंड, पेन को थोड़ा छोटा करते हैं। ये कितना होता है? 78% के आसपास होता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास बना होता है। ठीक है, और आर्गन वगैरह ये सब मिला के 21% के आसपास होता है। तो ये आपका सही है। अगर दूसरे की बात करें, ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन परत है वो मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, और जो कि 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में होता है। कितना होता है? 15 से 35 किलोमीटर के रेंज में होता है। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर और स्टेटमेंट गलत है, और पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही वाला पूछा है तो सही सिर्फ एक है, तो हम एक को आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मैंने क्वेश्चन अच्छे से करवाया है। ठीक है, अच्छे से करवाया है। जो भारत के का जो मतलब जो भारत की ज्योग्राफी है, एक वीडियो है, और भी लेटेस्ट अभी 2-4 दिन पहले ही अपलोड की, उसमें मैंने इसको अच्छे से करवाया है। ठीक है, राजस्थान में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकटतम अवस्थित शहर है। पूछा क्या है? सही पूछा है। क्या पूछा है? सही पूछा है। तो क्या बोला है? माही नदी। ठीक है, माही नदी, माही नदी की बात हो रही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि जो माही नदी है वो ऐसी एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो जो ये नदी है ये पहली बार इस रेखा को मध्य प्रदेश में काटती है। कहाँ काटती है? फर्स्ट टाइम ये एमपी में काटती है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें, ठीक है, तो दूसरे में यह जब गुजरात में प्रवेश करती है उस समय वहाँ पे इसको काटती है। ठीक है, राजस्थान की ओर जाते हुए जब गुजरात में प्रवेश करती है तो वहाँ पे काटती है। ठीक है, गुजरात में प्रवेश करते टाइम काटती है। ठीक, उसके बाद राजस्थान उदयपुर कर्क रेखा का सबसे निकटतम स्थित है। जी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो त्रिपुरा से उदयपुर की जो कर्क रेखा, त्रिपुरा में जो उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकटतम अवस्थित शहर है। ठीक है, क्या है? त्रिपुरा के उदयपुर में। ठीक है, त्रिपुरा होगा यहाँ पे, तो ये आपका गलत है। तो आंसर इसका भी हो जाएगा ओनली 1। एक के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जियोग्राफी क्वेश्चन अच्छे होते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है, और विचार करने के बाद भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा शहर है जिससे नहीं को गुजरती, बाकी सबसे होके गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात हो रही है, पेन थोड़ा चेंज करते हैं। तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में अवस्थित है। कितना है? 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, और ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखाएं जो कि पूरे वर्ल्ड में 17 देशों से होकर गुजरती हैं, जिनमें अपना प्यारा भारत भी शामिल है। ठीक है, अगर भारत की बात करें, ये वाला भी ने अच्छे से करवाया था कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो भारत में की बात करें तो भारत में कहाँ से कौन कौन से हुए हैं? एक तो गुजरात है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
गुजरात है एक तो, ठीक है। और उसके बाद एक आपका ये राजस्थान हो गया, ठीक है। और फिर आपका मध्य प्रदेश से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, आपको जो PDF मिलेगी टेलीग्राम पे, तब एक तो MP से गुजरता है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और उसके बाद आपका ये झारखंड से भी गुजरता है, ठीक है। झारखंड यहाँ पर नहीं दिया है, जो नहीं दिया होगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। झारखंड से गुजरता है, फिर पश्चिम बंगाल से गुजरता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ वेस्ट बंगाल, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल से गुजरता है, उसके बाद त्रिपुरा से गुजरता है, जो कि त्रिपुरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर मिजोरम से गुजरता है, ठीक है, कहाँ से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, तो MJ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, MJ लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आपका ये पूरा हो जाता है। देखिए 1 2 3 और ये 4, बाकी आपके 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और राजस्थान। यानी कहाँ से नहीं गुजरता है, तो ये मणिपुर से नहीं गुजरता है, ठीक है, मणिपुर से ये नहीं गुजरता है। बाकी आपके 4 से गुजरता है, 4 से गुजरता है। तो भारत में कितने राज्यों को गुजरता है, तो 8 राज्यों को से होकर जो गुजरता है, लेकिन इसमें आपके 4 ही दिए हुए हैं, तो हम लगाएंगे केवल 4 ऑप्शन सही है, ठीक है, केवल 4 ही ऑप्शन आपकी सही है। तो C के साथ आंसर मार्क करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आप लोगों को चीज़ें बेटर से ढंग से समझ आ रही होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं और सपोर्ट करते हैं, और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाने का भी मन करता है। भारत के लेटेराइट मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। भारत की लेटेराइट मृदाओं में से कौन सा संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है, और सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। क्या उत्तर चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। ये उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती हैं। क्वेश्चन मार्क करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। इसमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जैविक और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मकान बनाने के लिए इनका प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। मकान जो बनता है, मकान किससे बनता है, ईंटों से बनता है, इनका प्रयोग उसमें किया जाता है। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बाकी और स्टेटमेंट की अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लेटराइट मृदाएँ होती हैं ना, वो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित तो होती हैं, लेकिन जो ये मृदाएँ उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण इनका जो निचलापन है उनका परिणाम ये हो जाता है, मतलब ये अच्छे से नहीं होती, मतलब कछारी टाइप में होती है थोड़ा, ठीक है। तो ये वाला आपका ये गलत है, ठीक है। तो ये निम्न वर्षा नहीं, ये आपके उच्च वर्षा में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ना कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो ये आपका यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे निम्न वर्षा लिखा हुआ है, ठीक। उच्च तापमान तो आपका सही है, लेकिन जो निम्न वर्षा दे दिया है इस बार से ये गलत होता है, क्योंकि ये उच्च वर्षा में विकसित होता है। और दूसरे की बात करें, इसमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैविक पदार्थ और ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे उच्च तापमान होगा और उच्च वर्षा होगी तो क्या उसमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। जो ह्यूमस होते हैं और जैविक होते हैं वो हाई वर्षा के कारण ये फ्लडिंग हो जाते हैं, यानी बह जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तापमान में तेज़ी से पनपने वाले जो जीव होते हैं उन्हें ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और इन मृदाओं में जो मिट्टियाँ होती हैं इनमें जो जैविक पदार्थ हैं वो नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जिसके कारण जो लोह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता हो जाती है, और इसलिए ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो 1 गया, 2 भी गया, ठीक है। तो हमारा पास सिर्फ डी बच रहा है, यानी कि सिर्फ डी ही आंसर हमारा है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। किसकी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ये हल्के चक्रवाती अवदाब जो पूर्व मध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ये उत्तरी भारत में रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। रात्रि के समय तापमान में वृद्धि सामान्यतः इन चक्रवाती विक्षोभ के आगमन के अग्रिम संकेत देते हैं। सही कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है, ठीक है।
तो पहले ऑप्शन की अगर बात करते हैं, ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या बोला, ये हल्के चक्रवाती अवदाब है जो पूर्व मध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हल्के चक्रवर्ती अवदाब तो हैं, ठीक है, यानी कि कमजोर शीतोष्ण चक्रवात हैं, लेकिन ये पूर्व भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही राइट बोल रहा है। और अगर बात करें पूरब की दिशा में देखें तो वहाँ पे आपका पश्चिमी एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके जो मध्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुँचते हैं। ठीक है, और यही आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तभी भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट है। तो यानी हमारा एक आंसर जिसमें एक है वो तो सही है। अब हम पहुंच गए हैं अपने एलिमिनेशन की तरफ। ठीक है, तो एक वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक हमारा सी वाले ऑप्शन में है और हमारा एक ए वाले ऑप्शन में है। ठीक है, दो में है तो हम 50-50 पे पहुंच चुके हैं। अब हमें इसको टिक करना ही पड़ेगा। मतलब एग्जामिनेशन हॉल की बात करें, सपोज कीजिए आप एग्जाम ही दे रहे हैं इस समय। ठीक, और मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी PYQ को लेके, उसमें अच्छे से इस चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका 50-50 पे यहाँ पे आ गए। अब आपको इसको करना ही करना है, चाहे आपको आता है या नहीं आता है। चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ये उत्तरी भारत रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो ये इनके कारण जो वर्षा होती है, वर्षा उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और ये रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी तो होते ही हैं। ठीक है, बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। यानी कि अगर देखा जाए एलिमिनेशन मेथड से, तो अगर ये वाला भी आपका सही है तो जो एक वाला ऑप्शन था ये वाला भी आपका आप कर चुका है। क्या हो चुका है? ये वाला भी आपका आप कर चुका है। ठीक है, और आपको तीसरा ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपके आंसर में आ चुका है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो भी सी। तो सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले तीसरे ऑप्शन को भी अच्छे से देखेंगे। मतलब यहाँ देखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं देखेंगे, वहाँ पे हमारे टाइम की बहुत कमी होगी। वहाँ नहीं देखना है कुछ भी, कोई नहीं देखना है। तो क्या बोला? रात्रि के समय तापमान में वृद्धि सामान्यतः इन चक्रवातीय विक्षोभ के आगमन के अग्रिम संकेत देती है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका वैसे यहाँ दो ऑप्शन पढ़ के निकल चुका था, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज कर दी, इसलिए हमने तीसरा ऑप्शन भी देख लिया। आंसर आपका क्या है? सी है। और अब इससे आगे बढ़ेंगे। हिमालय पर्वत माला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और विचार करने के बाद इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? जो सही है वो आपको बताना है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की बात हो रही है, ध्यान देंगे। सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य जो स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका ऑलरेडी इसी चैनल पे शॉर्ट्स पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हिमालय पर्वतमाला के बारे में अच्छे से बताया है, कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी थ्योरी में भी कराया हुआ है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, क्योंकि सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य में ही स्थित जो हिमालय का भाग है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, सतलुज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं। क्यों? क्योंकि जो सतलुज और काली नदी है, ठीक है, उसके मध्य जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सतलुज और जो काली नदी के बीच हिमालय है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल राइट है ये भी। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम राइट है। तो आपका आंसर क्या होगा? सही वाला पूछा है, तो सही में क्या है आपका? दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि जो सतलुज और काली नदियों के बीच में हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ठीक है,
तो आपका 2 निकाल देंगे, 2 किस में है, 2 निकाल देंगे और आपका 1 और ये तीसरा सही है, तो आंसर आपका हो गया सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी देखना है। ठीक, आगे चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या बोला, पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का एक उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का एक उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और पोतश्रयों यानी कि जो हवाई मतलब जो समुद्र में जहाज चलती हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, उनके विकास के लिए आदर्श मतलब एक अच्छी परिस्थिति उत्पन्न करता है। क्या पूछा है, सही नहीं है। सबसे पहले हमें यही देखना है पूछा क्या है, सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सही नहीं पूछा है। तो जो दूसरा वाला दिया हुआ है ये आदर्श परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। पहला वाला तो बिल्कुल ही एकदम राइट है, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो ये मैदान होता है ये उभरा तट होने के कारण यहाँ पर जो पोत और पतन है वो कम है, और यहाँ जो महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 500 किलोमीटर की है, जिसके कारण यहाँ जो पोत या पतन है उनका विकास मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, तो आदर्श परिस्थितियाँ यहाँ पर नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इंडियन मानसून की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन मानसून की बात हो रही है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनों मौसमी होती हैं। कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं, और विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में प्रभावित होकर स्पंदित प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं, बाद में देखेंगे आंसर को। तटीय क्षेत्र से दूर अंतर्देशीय क्षेत्र की ओर बढ़ने पर मानसूनी वर्षा सामान्यतः कम हो जाती है। क्या हो जाती है, सामान्यतः कम हो जाती है। ठीक है, भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण एवं तीव्रता पठारों और माफ कीजिए पर्वतों और पठारों जैसी भौगोलिक विशेषताओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। मानसून की आगमन धीमा क्रमिक होता है, जबकि इसकी वापसी अचानक और कम अवधि की होती है। तो भारतीय मानसून की बात हो रही है। ठीक है, क्या बोला है, मानसून का आगमन धीमा होता है, क्रमिक होता है, मतलब धीमा और बहुत ही धीमा होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि इसकी वापसी अचानक होती है। तो जी नहीं, सडनली कोई भी चीज़ नहीं होती, जैसे जो चीज़ आई है वैसे ही वो चीज़ जाएगी। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पे वैसे ही गलत है। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है तो हमें आंसर मिल चुका है। 4 जिसमें है उसको काट दीजिए, बाकी हमारा आंसर है ए। ठीक है, तो बिल्कुल ही राइट है हम। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, आपने देखा एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से हमें अपना आंसर मिल गया। ठीक है, यही आंसर है। अब बात कर लेते हैं भारतीय मानसून की, थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी पवनों पर गहरा प्रभाव डालती है, और पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ एक मौसमी जो रूप है वो उलटने वाली जो पवनें होती हैं, जिसके साथ वर्षा और में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में ये ऐसा देखा जाता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिससे ये प्रभाव होता है, जैसे कि भूमि और जल का जो तापमान में है और शीतलता में अंतर देखने को मिलता है, और जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ, ठीक है, की औसती में परिवर्तन देखने को। मेडागास्कर के जो पूर्वी उच्च दबाव का क्षेत्र है उसकी उपस्थिति का होना। ठीक है, और जो उच्च दाब की तीव्रता है और स्थिर भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आगे चलते हैं, आपका आंसर यहाँ मिल चुका है, और भारतीय मानसून में आपको इतना कुछ जानकारी, बाकी जो जानकारी के लिए था वो ऑलरेडी इसमें मेंशन है। ठीक है,
वायु राशियों और वताग्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपको ये हिंदी वताग्राओं न समझ आए तो आप एक बार इंग्लिश का प्रेफरेंस ले सकते हैं, और मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन है। यस, तो क्या बोले, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर मासेस एंड फ्रंट्स। ठीक, इंग्लिश में तो देख लीजिए, चाहे कोचिंग वाले हों चाहे यूपीएससी हो, उनकी हिंदी नेक्स्ट लेवल की होती है। एनीवे, उसके लिए हमारे हेल्प के लिए इंग्लिश में दोनों ने दे रखा है, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री हो या फिर कोई एग्जामिनेशन संस्था हो। एनीवे, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भटकना चाहिए हमें। वायु राशि वायु का एक बृहद भाग है जो एक विशाल क्षेत्र में विस्तृत होता है और एक समान तापमान और आर्द्रता की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही है ये। वायु राशियाँ अस्थायी होती हैं और ये अन्य वायु राशियों के साथ परस्पर क्रिया नहीं करती हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, जब दो विभिन्न अर्थात उष्ण और शीतल वायु राशियाँ मिलती हैं तो एक वताग्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जब एक उष्ण वायु राशि मतलब ठंडी वायु राशि से मिलती है, यानी कि एक उष्ण वायु राशि ठंडी राशि से मिलती है, यानी शीतल वायु से मिलती है, तो क्या होता है कि एक सीमा क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे वताग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और वताग के बहुत सारे परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे शीत वताग, उसमें क्या होता है, एक जो शीत भारी वायु राशि है वो आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशि की ओर ऊपर की उठती है और खेलती है। ठीक है, उसके बाद उष्ण वताग होता है, ये भी धीरे धीरे शीतल वायु की ओर स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आपका आंसर क्या है, 3 आपका आंसर नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत है, बाकी और 2 ऑप्शन सही हैं। तो 1 और 2 आपके आंसर हैं। बाकी आगे चलते हैं। प्रतिचक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके? प्रतिचक्रवात की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और सही वाले को बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप नीचे प्रथम पूछते देखेंगे, पूछा क्या है, सही पूछा है। प्रतिचक्रवात स्थिर मौसम की दशाओं में स्वच्छ आसमान और सूक्ष्म वायु का संबंध होते हैं। बिल्कुल सही है ये। उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में पवनें दक्षिणावर्त दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्तमान में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या बोला है कि मान लीजिए ये है। ठीक है, तो ये इक्वेटर हो गया आपका। ठीक है, इक्वेटर हो गया, तो ये क्या बोला है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, एक सेकेंड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो ये क्या बोला है, उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात की पवनें दक्षिणी गोलार्ध की, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वामावर्त, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात हो रही है। ठीक है, एक ऐसे की बात हो रही है और एक ऐसे की बात हो रही है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझिए होंगे। नहीं समझे होंगे तो जब से क्लास लेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके बिल्कुल राइट है, तो दोनों ही सही है। आंसर क्या जाएंगे, सी है। और आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात हो रही है। इसको एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। 33 नंबर है। यस, 33 नंबर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और महासागरों दोनों पर निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, दोनों पर निर्मित हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये समान तौर पर पछुआ पवनें, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। पछुआ पवनों को प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात वामवर्त दिशा में प्रभावित होता है। अभी हमने ऊपर ही देखा ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही। ये वाला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, ये ठीक, यहाँ वाली ये देखिए यहाँ पे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वामवर्त दिशा में प्रभावित होते हैं। यहाँ को बोल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण प्रभाव चक्रवात में प्रभावित होते, तो बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ज़्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं।
ये कुछ छेद दिए हुए हैं और ये कोपेन के वर्गीकरण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून यानी कि एम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एम की बात हो रही है। तो ये आपका पश्चिमी घाट है, बिल्कुल एकदम राइट है। उष्णकटिबंधीय सवाना की बात हो रही है यानी कि AW की बात हो रही है। तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये बिल्कुल ही राइट है, ठीक है, बिल्कुल ही राइट है ये, ठीक। उसके बाद शीत आर्द्र जलवायु की बात हो रही है, DFB की, ये अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपका गलत है, ठीक है, गलत है, क्योंकि जो आर्द्र जलवायु है भारत में पाई ही नहीं जाती है। तो और अरुणाचल प्रदेश तो भारत में आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ठंडी शीत ऋतु के मध्य वर्षा वाले जो क्षेत्र में आर्कटिक है या उच्च भूमि जलवायु है, ठीक है, इसलिए ये भारत में नहीं पाया जाता है। तो ये वाला आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है। तो आंसर क्या है, 1 और 2 सम्मिलित हैं, यानी कि ये आंसर है। और आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में विष्णुप्रयाग निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम पर स्थित है, ठीक है। विष्णुप्रयाग कहाँ स्थित है, तो ये आपका धौली गंगा और अलकनंदा के बीच स्थित है। कहाँ है, धौली गंगा और अलकनंदा के बीच स्थित है, ठीक है। इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने का, आगे बढ़ने का। कथन 1, ठंडी जलवायु में मृदा में बहुत कम ह्यूमस होता है, मतलब उसमें बहुत कम ह्यूमस देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। ठंडी जलवायु में जीवाणु की सक्रियता अधिक होती है, जिसमें कार्बनिक सामग्री ठंडी जलवायु में जलवायु सक्रियता अधिक होती है, जिससे कार्बनिक और सामग्री तेज अपघटन होता है और ह्यूमस संरचना कम होता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो दूसरा कथन है ये थोड़ा आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि जो ठंडी जलवायु में अत्यंत जो निम्न तापमान के कारण जो जीवाणु की सक्रियता होती है वो बहुत ही कम होती है, कि नामात्र के बराबर होती है, ठीक है। और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन बहुत धीमा हो जाता है, और साथ में जो उसके रिजल्ट निकल के आता है कि जो ह्यूमस होता है वो तेज़ी से विघटन होने की अपेक्षा में बहुत धीरे धीरे ही वो बनता रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये वाला कथन गलत था, लेकिन ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही है किंतु दूसरा गलत है, C आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय और प्रायद्वीप नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और इसमें से बताना है कितने सही हैं। हिमालय नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये मौसमी प्रकृति की होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आप तक राइट है। दूसरी की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियाँ समान तौर पर सीधे मार्ग का अनुकरण करती हैं, जबकि हिमालय नदियाँ विसर्पी मार्ग अत्यंत प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है, इसको अभी देखेंगे। हिमालय नदियाँ V आकार की घाटियाँ से होकर प्रभावित होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक रूप से उथली घाटियों में प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने आपको बताया था ये सही नहीं है, लेकिन ये भी आप कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो हिमालय नदियाँ होती हैं उनका उद्गम हिमालय की ऊंची पर्वत से होता है, और जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल आपका सही है। और अगर सही की बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके एकदम टिंच हैं, टिंच बोले तो एकदम राइट है, यानी कि सभी तीनों सही हैं। और C के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ इतना डिस्कशन करने की बात नहीं है। कितने इसमें से सही हैं फिर से बताना है, ठीक है, कितने सही हैं। भारतीय मानसून की बात हो रही है यहाँ पे, व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। मानसूनी वर्षा समुद्र से दूरी बढ़ाने के साथ साथ गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाती है, ये भी सही है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चवच या स्थलकृत द्वारा नियंत्रण होती है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक। तो ये आपका सभी तीनों सही है। अगर पहले की बात करें तो थोड़ा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। जब आई गए हैं तो क्या होता है, जो व्यापारिक पवनों को विपरीत मानसूनी पवनें स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि जो यह अस्थिर प्रकृति की होती है, जैसे कि इसमें आपका लिखा भी हुआ है, ठीक है।
और यह गर्म उष्ण कटिबंधीय समुद्रों पर अपने मार्ग में आने वाली विभिन्न जो वायुमंडलीय स्थितियों से प्रभावित होती रहती हैं और आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और लगभग कई दिनों तक लगातार बारिश भी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसे मानसून प्रस्फोट यानी कि क्या कहते हैं वो, बादल फटा लाइक जस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें मानसूनी वर्षा की। ठीक है, तो मानसूनी वर्षा में क्या होता है कि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ इसमें गिरावट देखने को मिलती है और लगभग दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान कोलकाता में लगभग ये 119 सेंटीमीटर और पटना में बात की जाए तो 105 सेंटीमीटर और इलाहाबाद आसपास के क्षेत्र की बात करें तो लगभग 76 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। तो ये वाला बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगर मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चवच या स्थलकृत द्वारा नियंत्रित होती है तो ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो मानसूनी वर्षा होती है ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उच्चवच या स्थलकृत द्वारा नियंत्रित होती है और ये लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का श्रेय इन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं और पूर्वी हिमालय को दिया जाता सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके राइट है। आगे चलेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन कौन से घटक शामिल हैं और ठीक है, और सही कोड का प्रयोग करके इसमें चुनना है। धूसर जल प्रबंधन, तो ये आपका है। ठीक है, धूसर जल प्रबंधन तो ये आपका है। कौशल विकास रोजगार का सृजन, ये भी आपका जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। बॉटम अप योजना ये भी आता है और वुमेन एम्पावरमेंट ये भी आपका आता है, यानी कि चारों ही आपके आंसर सही है। ठीक है, अब थोड़ा अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है 2019 में होती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि 2024 तक, कब तक? 2024 तक देश के सभी जो ग्रामीण परिवार हैं को प्रति व्यक्ति पर डे के हिसाब से 55 लीटर जल, कितना? 55 लीटर पानी, ठीक है, उपलब्ध कराना। और भी कौन सा पानी? पीने वाला पानी, ठीक है, उसको उपलब्ध कराना इसका मिशन रखा गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, बाकी की जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। सवर्णन ग्रीन बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद बताना है कितने सही हैं। ठीक है, इसमें से कितने सही हैं। सवर्णन ग्रीन बोर्ड ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें किसी राज्य सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया जाता है। तो ये बिल्कुल ही आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? कि जो ये बॉन्ड होते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला? राज्य सरकार बोला गया है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, तो ये आपका यहीं पे गलत हो जाता है। बाकी दूसरी की बात करें, इन बॉन्ड से प्राप्त जो आय को अनन्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये बॉन्ड होते हैं ये जुटाई गई धनराशि का उपयोग केवल उन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु होता है जो पर्यावरण संधारणीय को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, और इसके तहत जो वित्त पोषण हेतु जो पात्र परियोजनाएं हैं, ठीक है, में क्या होता है, क्या आता है? जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण की रोकथाम वगैरह, जलवायु अनुकूल शामिल इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत है। उसके बाद केंद्रीय बजट 2024-25 में इस बॉन्ड को पहले निर्गम की घोषणा की गई थी, तो ये वाला भी आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय बजट 2022-23 का बजट आया था उसमें इसकी पहली बार बात हुई थी और भारत की जो प्रतिबद्धता के तहत जो ये सवर्णन ग्रीन बॉन्ड है जारी करने की घोषणा की गई थी और 23-24 में सरकार ने इसे कई चरणों में जारी किए हैं। ठीक है, और ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक, तो ये वाला भी आपका गलत होता है। कितने सही हैं? कोई भी नहीं सही, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें से कितने सही हैं? ठीक, कितने सही हैं बताना है। अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप के 10 डिग्री चैनल से अलग कर किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी मैंने अच्छे से ज्योग्राफी वाले क्लास में आपको कराया है। ये द्वीप समुद्र में जल मार्ग पर्वतों का ऊपरी हिस्सा है। बिल्कुल ये भी सही है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आपने मैप देखा होगा तो ये आपको दक्षिण पूर्व में दिखा होगा साइड में। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान सागर में स्थित है। तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि आपके ये चारों ऑप्शन ही एकदम टिंच है, टिंच बोले तो राइट है। तो डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे बिना कोई टाइम गवाए हुए। ठीक है। लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? समस्त द्वीप प्रवाल निस्पेस से बना है, गलत है ये। लक्षद्वीप की राजधानी करवती मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा में 8 डिग्री चैनल से गुजरता है, सही नहीं पूछा है ना। तो ये सारे तो सही हैं, ये सारे आपके सही हैं। ठीक है, सही नहीं है, बिल्कुल सही है। और मालदीव भारत लगभग 8 डिग्री चैनल से गुजरता है। और जो सेंट्रल पीक लक्षद्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल पीक या सेंट्रल पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह, इसलिए आपका ये वाला गलत हो जाता है। तो सही यही नहीं है, तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। ये जलप्रपात हैं और ये कुछ राज्य हैं, इनको बताना है कितने इसमें से सुमेलित हैं। ठीक है, अगर धुआंधार की बात करें, धुआंधार की बात करें, ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के ये कहाँ पड़ता है? जो धुआंधार है ये आपका जबलपुर में पड़ जाता है। जबलपुर में पड़ जाता है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर जाता है। ठीक, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। अगर हुंडरू की बात करें, हुंडरू, ठीक है, तो ये आपका झारखंड में है, ये भी बिल्कुल आपका सुमेलित है। अगर झारखंड में पूछे कहाँ पे है, तो ये रांची में है। ठीक है, रांची में है। ठीक, रांची में है। अगर नदी मान लो बाई चांस पूछ ले, तो ये नदी आपको हो जाएगी स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी। चुलिया, ठीक है, चुलिया, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो बिल्कुल ही राइट है। और अगर रिवर पूछ ले बाई चांस गलती से, तो ये चंबल नदी में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? चंबल नदी में पड़ जाता है। नदी है, ठीक है, ये नदी है, चंबल नदी पर जाता है। धूसा सागर की बात करें, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये आपका कर्नाटका और गोवा में देखने को मिल जाता है। कहाँ मिलता है ये? कर्नाटका और गोवा में। ठीक है, कर्नाटका और गोवा मिल जाता है। और अगर बाई चांस मान लो नदी पूछ ले, तो जो मांडोवी रिवर है, कौन सी? मांडोवी रिवर है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या पूछा है? कितने सुमेलित हैं। ठीक है, तो सुमेलित आपने देखा, धूसाधार भी है, हुंडूर भी है, चुलिया भी है, तो 3 आपके सुमेलित हैं, यानी कि सी के साथ चलेंगे। ठीक है, सी के साथ चलेंगे। ठीक, सी के साथ चलेंगे, 3 आपके इसमें सुमेलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, वेस्ट, ये जबलपुर जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में नहीं है। जबलपुर ये आपका एमपी में पड़ जाता है ना। यस, एमपी में पड़ जाता है। एक सेकेंड, पेन को चेंज करने दीजिए। ये आपका एमपी में पड़ जाता है ना। यस, ये भी आपका मध्य प्रदेश, जबलपुर तो मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। वही तो मैं सोचूं, कुछ तो गलती हो रही है। चलिए सही है, पहले पता लग गया, वरना आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि सर आपने इसका आंसर गलती है। ठीक है, ये वाला भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 नहीं होगा, केवल 2 ही सुमेलित हैं। कितने हैं?
ओनली 200 मिलते हैं, यानी कि बी आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। देखिए मैं भी कोई रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हूँ नहीं, इंसान हूँ तो इंसान से गलती हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक वीडियो में एक भाई ने बताया था कि सर आपने ये आंसर इसका गलत दिया है, तो बिल्कुल मैंने वो एक्सप्लेन अच्छे से किया था, लेकिन जो ऑप्शन चूज़ में उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो मैंने उसको करेक्शन करके कमेंट में पिन कर दिया है, आप लोग उसे जब देखेंगे तो आप देख लेंगे। ठीक, कमेंट आप लोग एक बार जरूर कीजिएगा और कोई गलती हो तो बताइएगा और हम उससे रिफॉर्म करेंगे। वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कोई गलती ना हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हो गई थी गलती। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये जबलपुर नहीं पड़ता है, एमपी में पड़ता है, एमपी बोल रहे हो मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए यहीं पे सुधार हो गया, सही है। तो आंसर क्या, बी को मारेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तरी मैदान की कुछ नदियां वृक्षाकार अपवाह के प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, देखिए सभी नदियों की बात नहीं हो रही, कुछ नदियों की बात हो रही है, तो कुछ नदियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। अमरकंटक की श्रेणी से निकलने वाली नदियां अब केंद्रीय अपवाह के रूप में प्रदर्शित करती हैं, तो ये ऑप्शन थोड़ा आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि जो ये नदियाँ हैं ये किसी पर्वत से अगर निकलती हैं तो क्या होता है, जो सभी इसकी दिशाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, तो हर दिशा के लिए जाती हैं, और इसे रेडियल या फिर हिंदी में आर्य प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। और जो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला है से निकलने वाली नदियाँ हैं, इस अपवाह के रूप में इसे अच्छे उदाहरण देखते हैं, ये अपवाह के रूप में अच्छे उदाहरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है, तो आंसर इसका आपका सिर्फ ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी, एक सेकंड पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी और मध्य भारत में के निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं और इनमें मृतिका के प्रतिशत अधिक होते हैं, और ये गीली होने पर फूल जाती हैं लेकिन सूखने पर गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं, जो स्वतः वतन में सहायता करती हैं। और इन मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है, और ये मृदाएं दलहन और तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। उपयुक्त परिच्छेद में कौन सी मृदा की बात हो रही है? सर्वोत्तम वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन सी मृदा की बात हो रही है? तो ये हो रही है रेगुन मृदा की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? रेगुन मृदा। रेगुन मृदा को ही काली मृदा कहते हैं। ठीक है, रेगुन मृदा को काली मृदा या फिर ब्लैक सॉइल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आई आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू यानी GR रिपोर्ट 2024 में विश्व और सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में वर्णित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सौर उत्पादकता में तीव्रता, उछाल या वृद्धि के आधार पर स्थित निम्नलिखित देशों में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, और इसे अगर एग्जामिनेशन में गलती से आ जाए, अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो लीव इट। ठीक है, वैसे इसका आंसर बता देता हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से, पहले नंबर पे आपका चाइना आता है। ठीक है, फिर अमेरिका है, उसके बाद आपका ब्राज़ील है, और फिर लास्ट में आपका इंडिया है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागरीय जल का तापमान गहराई बढ़ाने के साथ साथ एक समान दर से घटता है। गहराई बढ़ाने से एक साथ समान दर से घटता है। गहराई के साथ साथ तापमान पर परिवर्तन दर अक्षांश, महासागरीय धाराओं और मौसमी भिन्नताओं जैसे कारकों से भिन्न होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला कथन है ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब महासागर के जल का तापमान गहराई के साथ साथ एक समान दर से नहीं घटता है। इसके बजाय जो महासागर का तापमान होता है वो 3 चरणों में घटता है। ठीक है, पहले सतही परत पे, फिर थर्मोक्लाइन परत पे, और फिर गहरी परत पे। ठीक, तो ये वाला आपका इसलिए गलत होता है। तो आंसर क्या होगा? 2 सही है, परंतु एक आपका गलत है। एक गलत है किंतु 2 सही है। ठीक है, तो डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रही शब्दावली ऑटोनॉमस
सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, अभी हमने इसको ऊपर करंट अफेयर में भी इसको कवर किया था, इसी संबंधित क्वेश्चन था, है ना। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो हमने किसको कर रखा है, तो ये समुद्री ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की तरह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के बीच में साझेदारी करेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये ऐसी अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण निर्मित होती हैं और भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के अवसाद के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं और ये पुरातन जलवायु और महाद्वीप विस्थापन के स्पष्ट रूप से प्रमाण प्रस्तुत भी करते हैं, ठीक है। और पूछा क्या है कि उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो ये करता है टेलाइट चट्टान का। किसका? टेलाइट चट्टान का। और टेलाइट चट्टानें ऐसी होती हैं जो अवसादी चट्टानें हैं और ये बहुत सारी चीज़ गोंडवाना श्रेणी के अंतर्गत अपवादों के विपरीत गोलार्ध के 6 विभिन्न खंडों में जाके मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ ना बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये हम टेस्ट कर रहे हैं, करेंगे तो ऐसे तो ये 5-6 घंटे की क्लास हो जाएगी। 100 जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऐसे कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, मार्क करेंगे, सही नहीं पूछा है। भूकंप के दौरान जिस स्थान पर ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। सुनामी तभी आएगी जब भूकंप का अभिकेंद्र महासागरीय अधस्तल पर होगा, तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो राइट नहीं, रॉन्ग पूछा है, तो ए वाला गलत है और हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ऊर्जा निकलती है उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र यानी कि फोकस केंद्र कहलाता है, ठीक है। और अवकेंद्र जो होता है उसे ऊर्जा के तरंग वाले जो अलग अलग दशाएं होती हैं और चलती हैं पृथ्वी की सतह पर तक पहुंचती हैं उसे अवकेंद्र कहते हैं, ठीक। तो ये वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, तो आंसर इसका सिर्फ ए होगा, यानी कि ए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्तांत पृथ्वी की कोर कोड मेंटल प्रवर को अलग करती है? इसको हमें इंग्लिश में देखना हमारी मजबूरी हो जाती है वैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सो इंग्लिश में देख ही लेते हैं। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट द कोर एंड मेंटल ऑफ द अर्थ, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या पूछा चाह रहा है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है और विचार करने के बाद कितने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। इसमें बताना है कितने प्रत्यक्ष स्रोत हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खदानों से प्राप्त चट्टानें या फिर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो अगर पृथ्वी के स्रोत की बात करें, ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत में, ठीक है, एक तो 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है कि पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ जैसे कि चट्टानें हो गई, ठीक है, चट्टानें हो गई, या फिर खनन क्षेत्रों से प्राप्त जो मलबा है, ठीक है, तो वो हो गया आपका, ठीक है। यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, खदानों से प्राप्त चट्टानें। और दूसरी बात कहते हैं ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, क्यों भी अंदर से होता है, ठीक। और अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो इसमें खनन से पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान की वृद्धि होती है। जैसे कि रशिया में अभी 12 किलोमीटर तक अंदर ड्रिल किया गया था और उसके बाद मशीनें या उपकरण अपना काम करना बंद कर देती और उसको मतलब बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट उससे नीचे नहीं जा पा रहा था। और मैं उसका भी नाम मतलब ध्यान में नहीं आ रहा। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे कि अभी तक पृथ्वी की गहराई में कितनी अंदर तक जाया गया है तो आपको वो फैक्ट आपको
किसी भी सोशल साइट पे दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ सर्च कर लेंगे। तो ऐसे इसका आंसर आपका ज्वालामुखी हो जाएगा और ये खदान चट्टानें वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात गुरुत्वाकर्षण और भूकंप की, तो इससे कोई मतलब बनता नहीं है कि आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष रूप से दे, ठीक है। ये हालांकि अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हो पाएंगे। तो इसमें आपका आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ही सही है। निम्नलिखित दशाओं पर विचार करना है और विचार करने के बाद कितनी पंख प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। 53 है ना, यस। हाउ मेनी द अबव गिवन कंडीशन प्रमोट मोड फ्लो, ठीक है, मोड फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक अंडरस्टैंड आप लोग। तो त्रिऊर्ध्व ढाल, ऊपरी सतह में असंगठित सामग्री की उपस्थिति, पर्याप्त जल की रुक रुक कर आपूर्ति या वनस्पति की अनुपस्थिति, ठीक है। तो ये आपके सभी इसकी पुष्टि करते हैं, ठीक है। ये जनरली अर्थ फ्लो की बात हो रही है, ठीक है, अर्थ फ्लो की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। एक मृदा फ्लो होता है, ठीक है, उसे अर्थ फ्लो को मृदा प्रवाह कहते हैं। और एक पंख फ्लो होता है, यानी कि जिसे मिड फ्लो कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो मिड फ्लो है ये क्या होता है, यानी मिड फ्लो बोले तो ये पंख प्रवाह, ये जो बात हो रही है यहाँ पे जो भी है, एक सेकंड, ये कहाँ पे है, पंख प्रवाह ये रहा, ठीक है। पंख प्रवाह की बात है। पंख प्रवाह क्या होता है, यह मृदा प्रवाह से इसे मायने से भिन्न करता है। जैसे कि जो पर्यवेक्षक द्वारा इसमें देखा गया है कि जब बाद में जो मृदा होती है प्रवाह उसको देखा जाता है, क्योंकि जब मृदा होती है तो प्रवाह बहुत आम नहीं होती है। और पंख प्रवाह में क्या होता है, जल की मात्रा मलबा और प्रवाह मृदा प्रवाह की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। और पंख प्रवाह जलोढ़ की मिट्टियों की घाटी में किनारों पर सबसे आम और शांत प्रकार के उत्पन्न मलबा जो होता है कीचड़ वगैरह और नदी से द्वारा इस पे मिल जाता है, ठीक है। और पंख प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दशाएं शामिल होती हैं, जैसे कि यहाँ पे चारों दिए हुए हैं। ध्यान रखेंगे 2 प्रवाह होती हैं, एक मृदा प्रवाह जिसे अर्थ फ्लो कहते हैं और एक पंख प्रवाह जिसे मिड फ्लो कहते हैं, ठीक। और मृदा प्रवाह भी आपको बता देता हूँ कि मृदा प्रवाह क्या होता है कि वर्षा के माध्यम से जब प्राप्त जो सबसे ज़्यादा जल होता है और जब उसमें पदार्थ बहुत मात्रा में मिल जाते हैं तो इसे मृदा प्रवाह को बढ़ावा मिलता है, ठीक। तो ये चारों ही आपके हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये कुछ प्रक्रिया है और ये कुछ विवरण है और इसमें सुमेलित है, ये बताना है, ठीक है। अवलक्षण की बात हो रही है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। नीचे के स्तरों में विलियम मृदा पदार्थ का संचयन, तो ये बिल्कुल सही है। समपोहन यानी कि इवोल्यूशन की बात हो रही है, इवोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये जल के निकाय मृदा के अवयवों को नीचे की ओर प्रभावित करता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। और विषलीकरण की बात हो तो मृदा से सिलिका को हटाना, तो ये तीनों ही आपके बिल्कुल मैच है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तीनों सही होने थे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अग्रभेदी शैली अंतर्भेदी शैली हैं और ये कुछ आकार हैं, इनको बताना है। तो लोकोलिथ लेंस क्या आकार का होता है, लोकोलिथ लेंस का आकार का होता है, तो जी नहीं, लोकोलेंथ जो होता है वो कैसा होता है, ये गुबंदनुमा होता है, यानी कि इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये होता है गुबंदनुमा, गुबंदनुमा होता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। अगर लेपोलिथ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये तस्करी के आकार होता है, ठीक है। लेपोलिथ ये तस्करी का आकार होता है, लेकिन अगर लेपोलिथ की बात करें तो ये आपका क्या होता है कि जब ऊपर उठते जो लावा होता है उससे कुछ भाग को नीचे देखा जाता है और वो कमज़ोर होता है, और जब नीचे ज़मीन पे जाता है तो वो अलग अलग आकृतियों में जम जाता है, ठीक है। और यह जो तस्सरी के आकार का होता है जो कि यहाँ पे सही से मिलते हैं, ठीक है, ये आपका बिल्कुल है। और फोकोलिथ की बात करो, फोकुत गुबंद की आकार का बता रहा है यहाँ पे, मतलब लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो जो फोकोलिथ होता है ये मोड़दार का होता है, ठीक है, मोड़दार होता है, अवस्था में होता है,
ठीक है, यानी कि ये भी आपका गलत है, ये आपका मोड़ता रहता है। तो ये आपका देखिए आपके गलत है। आंसर क्या होगा, कितने सही समझ लेते हैं, तो एक समझ लेते हैं, तो एक के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें से सही बताना है। क्या बताना है, सही बताना है। देशांतर एक कोणीय दूरी है जिसे विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, देशांतर एक कोणीय डिग्री है जिसे विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण डिग्री माना जाता है। तो जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे अगर ये सब गलत हैं तो फिर सही क्या है, सही बताइए। तो बताएंगे क्या, पहले की बात करते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन की, तो ये देशांतर एक कोणीय दूरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देशांतर एक कोणीय दूरी तो है, ठीक है, कोणीय दूरी है, लेकिन इसे ग्रीन वॉच के पूर्व या पश्चिम विषुवत रेखा के साथ डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, ना कि ये विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, और जो ये ग्लोब पर देखा जाए तो देशांतर के जो अर्धवृत्त की एक श्रृंखला के रूप में इसको देखा जाता है, और विषुवत रेखा से जब ये गुजरता है तो ध्रुव से ध्रुव तक जाता है। आपने ग्लोब तो देखा होगा, और ऐसी रेखाएं को यमनोत्तर यानी कि ग्रीन वॉच भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन वॉच कहा जाता है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। दूसरे की बात करें, इंटरनेशनल टाइमलाइन की बात करें। ठीक है, तो ये स्थानीय समय की बात निर्धारित करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है, इसमें बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर छोटी हो जाती हैं, वैसे ही जो ध्रुव हों वो बहुत ही सीमित हो जाते हैं और देशांतर रेखाएं बहुत ही संकरी हो जाती हैं। और अगर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है कि ये जो ग्रीन वॉच के मध्य समय के संदर्भ में देखा जाए तो जो स्थानीय समय निर्धारित करती है, जिसे कभी कभी वर्ल्ड टाइम भी कहा जाता है, आपने घड़ियों में देखा होगा। ठीक, तो ये वाला भी आपका गलत है। तो इसमें से कौन सा सही है, एक भी सही नहीं है। आंसर क्या होगा, एक भी सही नहीं है, यानी कि डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार करना है और कितनी हिमनद भू आकृतियाँ हैं इसमें से। ठीक है, कितनी भूनत मतलब कितनी निर्मित भू आकृतियाँ इसमें से हैं। कोरिस की बात हो रही है, लटकती घाटियाँ या फिर तीर्थ कटक। ठीक है, तो ये तीनों ही आपकी हिमनद निर्मित भू आकृतियाँ देखी होती हैं। ठीक है, तो सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। पी तरंगे और एस तरंगे निम्नलिखित अंतरों पर विचार करना है और इसमें से कितने सही हैं वो बताना है। एस तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। एस तरंगे से कंपन की दिशा समानांतर होती हैं। पी तरंगों के विपरीत एस तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से गुजर सकती हैं। तो ये दोनों ही आपके गलत हैं। अब बोलेंगे क्यों गलत हैं, क्यों गलत हैं, इसलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पी तरंगे और एस तरंगे, यानी कि भूगर्भिक तरंगे और थरातलीय तरंगे, प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव। ठीक, भूगर्भिक तरंगे का उद्गम जो केंद्र होता है वो ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान जो उत्पन्न होता है और पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग से होकर ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं, जिसे पी और एस से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम पहले पी तरंगों की बात करें, ठीक है, पी तरंगों की बात करें तो ये प्राथमिक तरंगे होते हैं, प्राइमरी तरंगे होते हैं, तो बताते हैं आप लोग। और ये बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और जो ज़मीन पर ये सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, अगर दूसरी ओर एस तरंगों की बात करें तो ये सेकेंडरी वेव कहलाती हैं, यानी द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, और ये कुछ समय के अंतराल के साथ पृथ्वी पर चलती हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर पहुंचती हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पी तरंगे विपरीत और एस तरंगे गैस, तरल पदार्थों सोर्स के माध्यम से गुजर सकती हैं।
अगर पी तरंगों की देखा जाए तो ये तरंगे तरल, ठोस, 3 प्रकार के पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं, और एस तरंगे केवल ठोस से गुजरती हैं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों से नहीं गुजरती, कि एक ठोस से गुजरती हैं, और जो पी वाली है ये आपके तीनों से गुजर सकती हैं। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या है? डी है। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मान लीजिए पीटी निकलना आपका 98% तक बढ़ गया है। बाकी जो 2% है वो आपको मेहनत करनी है। ठीक, इन क्षेत्रों में समतल भूमि में अचानक उठने वाली अलग थलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी विशेषता अत्यधिक खड़ी ढलान और अपेक्षाकृत गोल शीर्ष पे होती हैं, और ये प्रे ग्रेनाइट या नाइट से बने होते हैं तथा संभवतः यह एक मूल पठार के अवशेष हैं जो लगभग पूर्णतः अपरदित हो चुके हैं, और ये प्राचीन काल में मरुस्थलीय और अर्ध सूक्ष्म भागों को विनिर्दिष्ट उदाहरण है, जैसे कि उत्तरी नाइजीरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। और ये किस क्षेत्र की बात कर रहा है? ठीक है, तो ये आपका जो ईसलबर्ग वाला क्षेत्र है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गार्ज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गार्ज नदी अपर्दन चक्र के युवा अवस्था के दौरान निर्मित होते हैं। ठीक है, गार्ज नदी अपर्दन चक्र के युवा अवस्था के दौरान निर्मित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। गार्ज जल प्रांतों के पीछे घटने के कारण भी निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। कैनियन गार्ज का एक विस्तृत रूप है, तो ये भी सही है, यानी कि डी सही है। तीनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। पार्थिव और बृहस्पति ग्रहों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करना है, और इसमें से सही जो है उसे बताना है। पार्थिव ग्रहों के विपरीत बृहस्पति ग्रहों के वायुमंडल अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल होती है, तो बिल्कुल सही है। पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, तो ये बिल्कुल ही दोनों ही सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्लेट सीमाओं में किसके साथ प्रॉपर्टी या तो नष्ट होती है या तो निर्मित होती है, और सही कोड का प्रयोग करके सही आंसर को बताना है। अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतर सीमा। ठीक है, तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये तो दोनों ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिल्कुल ही सही फिट बैठती हैं। ठीक है, लेकिन अगर रूपांतर सीमा की बात करें तो ये क्या है कि ये ऐसी सीमा है जहाँ ना तो कोई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। इसका कारण क्या है कि जो ये सीमाएं होती हैं ये प्लेट के एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फल्ट हो जाता है, जिससे जो दो प्लेटें होती हैं वो अलग करने वाले जो उनसे जॉइंट हैं वो समानता मध्य सागरिक जो जुड़ाव है उसके ये लंबवत स्थिर हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ना कि प्रॉपर्टी होती है, ना तो नष्ट होती है, ना तो बनती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत है, लेकिन दूसरे जो हैं ये आपके एकदम राइट है। 1 और 2 आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित विचार करना है और बताना है संचालनों में से कितने मंद बहु संचालन में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। मृदा स्पर्दन, मृदा प्रवाह और अपसरण। ठीक है, तो जो मृदा स्पर्दन है यानी कि सोलिफिकेशन, ठीक है, मृदा स्पर्दन का मतलब होता है सोलिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ये बहुत ही मंद संचालन की वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पे ए आंसर है। लेकिन जो ये दो हैं ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो अर्थ फ्लो है, ठीक है, मृदा प्रवाह, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है जल बहुत ही संतृप्त मात्रा में मृदा और गाद वाली जो मिट्टी होती है वो सामग्री के नीचे और अल्पकोणीय वेदिकाओं या पट्टी के ढलान में तेज से गति करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर बात करें अवसरण की, अवसरण की बात करें तो ये एक्चुअली में अवसरण को स्लंप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लंप कहते हैं। यह एक प्रकार का भूस्खलन है
भूस्खलन है, जो कि अपेक्षाकृत तीव्र और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली गति होती है, जिसमें शामिल जो सामग्री होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है और इसमें शैल, मलबे या एक से अधिक इकाइयों का ढलान पर पीछे का घूर्णन करते हुए ये खिसकना शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मृदा प्रवाह और जो स्लम्प है ये आपका नहीं है, बाकी ये है। ठीक, यानी कि आंसर क्या है? ओनली 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही नहीं ये बताना है। ध्यान देंगे, सही नहीं बताना है। स्टेलमाइट कंदराओं का फर्श पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो स्टेलक्लाइट कंदरा की छत पर लटकते हुए निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सही क्या नहीं है? तो दोनों डी। अच्छा, एक मिनट, सही नहीं पूछा ना, सही नहीं है। सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही नहीं है, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। डी आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कितने सही हैं। तो 2 उच्च ज्वार भाटा या 2 निम्न प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में आते हैं, तो ये बिल्कुल ही आपका सही है। आपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई होगा। ये पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये नदी के मुहाने से प्रदूषित जल को हटाने में सहायक होते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने सही हैं? तीनों सही हैं, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिलीभवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, शिलीभवन की बात हो रही है। शिलीभवन की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सिविल भवन होता क्या है? तो ये जो अवसादी लैटिन शब्द का अवसाद से दिया गया है, जिसका अर्थ होता है जमाना होता है, ठीक है, जमना होता है। शिलीभवन मतलब कोई यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि आपको बाद में PDF देखेंगे तो पता लगेगा। जमना होता है इसका अर्थ, ठीक है, इसका अर्थ होता है जमना होता है, ठीक। और ये जनरली जो अवसाद के संवहन और माध्यम शैलों के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो एक ही साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह एक अपरदनात्मक समतल मैदान है जो अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित होता है। नदियाँ, वर्षा, हिम और वायु पृथ्वी की सतह की अनियमितताओं को समतल करने में सहायक होती हैं और ये लगभग समतल होते हैं। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पेनी प्लेन। क्या कहता है? प्लेनी प्लेन कहलाता है, ठीक है, पेनी प्लेन कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने सही हैं ये बताना है। कितने सही हैं ये बताना है। जल गर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल पर स्थित बेलन काल गर्त होते हैं, तो जी बिल्कुल सही है। जल गर्तिका समानता, पहली बात जल गर्तिका होता क्या है, ठीक है, जल गर्त इनको आपको जानना चाहिए। फोटोलेस एंड जो पोल्स होते हैं उनको जलकाटिका कहते हैं, देखिए पोटोलोस होता है उसे जलकाटिका कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जल गाता समानता बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। अवनमित कुंड जल प्रांतों के तल में निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। कितने सही हैं? तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं, यानी कि सी आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ठीक है। पूछा गया है ऋतुओं का परिवर्तन का कारण क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी का परिक्रमण ये तो आपको जानते ही हैं, और पृथ्वी के घूमने से ऋतु परिवर्तन से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और लेकिन पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकी होना, इससे परिवर्तन जरूर है, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कितने सही हैं। बुद्ध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? हमें एक्सपीरियंस थोड़ा बताते चलूँ, कितने सही पूछा है ना, ठीक है। तो बुद्ध क्या होता है कि जो हमारा सौरमंडल है वो ग्रहों का एक
क्षुद्र ग्रह कई सारे हैं, ठीक है। जैसे बुध और शुक्र के दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और जो शुक्र होता है, ठीक है, उससे कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो बुध ही एकमात्र नहीं है, इसके अलावा भी जो शुक्र ग्रह है उसका भी कोई एकमात्र ग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। क्या आपने सौरमंडल जाके देखा हुआ है, या फिर इतनी रिसर्च हमने कर ली है कि सब एक ही तरफ घूमते हैं? नहीं, कोई हो सकता है क्लॉकवाइज घूमता हो, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमता हो, ये भी आपका गलत है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी बृहस्पति और शनि ग्रहों की कक्षाओं के बीच अवस्थित है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो सौरमंडल के एक टॉरस या फिर जो हिंदी में वलय का आकार का होते हैं, और ये बृहस्पति और मंगल कक्षाओं के बीच अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है? बृहस्पति और मंगल कक्षाओं के, ना कि शनि कक्षाओं के। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या है? डी है, ठीक है। इसमें से कितने पृथ्वी गोलाकार होते हैं, ठीक है, का प्रमाण मिलता है? अन्य ग्रही पिंडों का गोलाकार होना, ठीक है। क्या बोला है? उपयुक्त कथनों में से कितने पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण मिलते हैं? अन्य ग्रहों पिंडों का गोलाकार होना, तो इससे कोई मतलब है नहीं कि अन्य गोलाकार हैं तो पृथ्वी भी गोलाकार है। विभिन्न स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अलग अलग होना, इससे भी कोई संबंध नहीं है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर छाया पड़ना, तो इससे भी कोई मतलब नहीं कि पृथ्वी गोल है, ठीक। तो कोई भी नहीं, डी आंसर मानेंगे। भारत में जल और मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सी इसमें से सही है, ठीक। जल और मृदा की बात हो रही है। एक सेकेंड, वेट। यहाँ पे क्या है पूछा है? कथनों से कितने पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण है। इंग्लिश में एक बार देखते हैं जरा। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबाउट द प्रोवाइड एविडेंस फॉर अर्थ स्पेयरसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है ये तीनों कहीं ना कहीं मिलते हैं, क्योंकि हमने रिसर्च तो की नहीं है, ठीक है। हमने रिसर्च नहीं की है तो इसको सी के मान के चलेंगे। एनीवे आगे बढ़ेंगे। कितने इसमें से सही हैं? पृथ्वी भारत में जल और मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सी? जल और मृदा के संदर्भ में। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन नदियों और सरिताओं ने वाहित और तथा निक्षेपित किया था, तो बिल्कुल सही है। इन मृदाओं में पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा घटती है, ये भी सही है। समानता इनमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटास और की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक। तो ये दोनों की कम बता रहा है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है। ये वन अंडमान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं, और इन वनों में औसतन वार्षिक वर्षा 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर होती है। आर्कटिक, कदम, हिरक्षण इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं, और इस परिच्छेद में भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं उनका किया गया है, यानी कि डी वाले ऑप्शन में जो है। पहली बार किस परिस्थितियों में पारिस्थितिकी तंत्र समूह का पूर्णतः IUCN रेड लिस्ट का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया था? इसके अनुसार भारतीय मैंग्रोव में कौन सी क्रिटिकल एंजर्ड है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, ये हिंदी में थोड़ा अजीब सा है। कौन सा नंबर था? अच्छा, ऊपर ही होगा, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, अंडमान और बंगाल की खाड़ी, अंडमान और बंगाल की खाड़ी, दक्षिण भारत का मैंग्रोव, पश्चिमी भारत का मैंग्रोव। तो ये आपका दोनों ही गलत है, लेकिन जो दक्षिण भारत का मैंग्रोव है ये आपका है, ठीक है। पहली बार में इसका हुआ था, तो एक के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट लायंस यानी कि IBCA के संदर्भ में इनमें कथन विचार करना है, और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। सही वाले को बताना है। भारत में द्वारा वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट लायंस की शुरुआत की गई है, तो बिल्कुल सही है। यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर सभी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, तो बिल्कुल सही है। IBCM का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। तो डी आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। थोड़ा स्पीड में करेंगे।
जीरो डेबिट चार्ज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतरिक्ष मलबे की रोकथाम के लिए नासा की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहल की गई थी। ठीक है, तो ये गलत है। यह 2030 तक अंतरिक्ष में डेबिट न्यूट्रल बनाने की वैश्विक रूप अग्रणी प्रयास है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में जीरो डेबिट चार्ज की पहल के संस्थापक सदस्य में से एक था, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सही किसी ने पूछा है तो केवल एक सही है। कौन सा सही है? दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झुमोर यानी कि झूमर नृत्य के संदर्भ में कथनों विचार करना है। झूमर नृत्य आप लोगों ने सुना होगा और इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, यह नृत्य सिक्किम की पारंपरिक सिक्किम की नहीं है। यह नृत्य कृषि उत्सव के मौसमी त्यौहार निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यह नृत्य समुदायों में अनन्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, अब थोड़ा झूमर नृत्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, झूमर नृत्य जो होता है ये सदान निजाति भाषाई समूह का एक लोक नृत्य है जो कि आपसी अपनी उत्पत्ति छोटा नागपुर का क्षेत्र मानते हैं, ना कि सिक्किम वाला। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र मानते हैं। वर्तमान में यह नृत्य असम के चाय बागानों के श्रमिकों को द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाँ, असम में के श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, सिर्फ ए। आगे चलते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह भारत की ऊर्जा परिदृश्य रूपांतरित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी घरेलू स्कॉट ऊर्जा की पहल है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा के विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, न कि विद्युत ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। यह योजना परिवार के सभी प्रकार के रूफटॉप सोलर प्रणालियों की उपलब्ध कराने के लिए स्पंक मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ आपका इसमें एक ही सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट के निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कितने इसमें से सही हैं। ठीक है, यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, तो बिल्कुल सही है। इसके सदस्य राष्ट्रों को राष्ट्रसभा में 4 वर्ष के लिए कार्यकाल किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। यूएन हैबिटेट गवर्निंग काउंसिल की अफ्रीकी क्षेत्र के पास अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक सीटें हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 3 सही है, बाकी 2 आपके गलत हैं। ठीक है, तो 1 और 3 क्या है? डी वाले ऑप्शन में है। डी आपका आंसर हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में मूल्यांकन करना है और इसमें बताना है कौन सा पीएम आशा के इसमें संदर्भित है। ठीक है, ये मैंने कवर कराया है जो विजन आईएएस का फैक्ट सीरीज है उसमें है। ठीक है, तो मूल्य समर्थन योजना, तो ये तो बिल्कुल है। ठीक है, फसल बीमा योजना ये नहीं है। मूल न्यूनतम भुगतान क्षेत्र योजना, तो ये भी आपका है। और संशोधित ब्याज अनुदान क्षेत्र की योजना ये नहीं है। निजी खरीद और स्कॉटिंग योजना, तो ये भी है। ठीक है, तो पहला है आपका, तीसरा है और 5वां है। ठीक है, पहला, तीसरा, 5वां, यानी कि बी वाले ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे। ट्रेल गार्ड एआई पद का निम्नलिखित में से किस सुर्खियों में रहा है? तो ये क्या है? ठीक है, तो ये एक्चुअली में वन जीव संरक्षण के लिए एआई संचालित निगरानी की प्रौद्योगिकी बनाई गई है, तो बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ ना बताने के लिए है नहीं। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के गठन ओपेक प्लस के निम्नलिखित में से किन देशों ने अपना सदस्य बनने की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ब्राज़ील ने दी है। ठीक है, ब्राज़ील ने दिया है। पर्याय सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट वाटर वर्थ संबंधित किससे है? ठीक है, संबंधित किससे है? ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये आपका संबंधित है विश्व डिजिटल हाईवे एवं विस्तार और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक सब सी केबल का नेटवर्क है। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं, और ऑप्शन भी काफ़ी लंबी दिख रहे हैं आप लोग। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं उनको मैं आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। बिग बैंग थ्योरी, हायल स्थिर अवस्था सिद्धांत, बिग स्लेट सिद्धांत। उपयुक्त सिद्धांत में से कितने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं? ठीक है, तो आप सब जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका बिग बैंग थ्योरी वाला है। ठीक है, बिग बैंग वाला थ्योरी वाला है, और दूसरा आपका ये हायल स्थिर अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, तो ये वाला है। तो 1 और 2 ये आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हैं। ठीक
ठीक है, तो ऑप्शन 2 लगाएंगे, ठीक है, और आगे चलेंगे। और अगर बात करें बिग स्प्रेड सिद्धांत, तो ये आपके जो पृथ्वी के उपग्रह हैं और चंद्रमा के निर्माण संबंधित अध्ययन को इसमें दिखाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रानी ने अपने मित्रों को बताया कि पिछले महीने वह भारत की 3 अलग अलग नदियों गोमती, झेलम और कावेरी नौका विहार गई थी। उसने अपने निम्नलिखित किन शहरों का वर्णन किया होगा, ठीक है। अब देखिए पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, गोमती, झेलम, कावेरी, ठीक है, इन 3 जगह गई और ये किस की बात हो रही है यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि गोमती नदी कहाँ पे है, ठीक है। गोमती नदी लखनऊ में है, ठीक है। गोमती नदी लखनऊ में है, तो लखनऊ में 2 ऑप्शन में है, तो ये आपका यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। तो इनको आप काट सकते हैं, ठीक है, लखनऊ में है। और अगर झेलम की बात करें, ठीक है, तो झेलम नगर कश्मीर घाटी में है, कश्मीर घाटी में श्रीनगर में है, ठीक है, तो श्रीनगर दोनों में है। और रही बात किसकी, और कौन बचा, कावेरी, तो कावेरी कहाँ पे है, ठीक है। कावेरी नदी तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कोडागु जिले में है, ठीक है, कोडागु जिले में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए पूछने का तरीका अलग है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कथन है, काली मृदा में एक लंबे समय तक नमी बनी रहती है, काली मृदा में लंबी समय तक नमी बनी रहती है। काली मृदाओं में चूना, लोहा, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये दोनों की नहीं कर रहे हैं, तो बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे बिना टाइम गए हुए। सतलुज नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो यह दर्रे से माना दर्रे से गुजरती है, तो ये गलत है, ठीक है, माना दर्रे से ये नहीं गुजरती है। भारत में निम्नलिखित कौन सा दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के लद्दाख जिले में जोड़ता है, ठीक है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो आपका बारालाचा दर्रा जोड़ता है। निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों का विचार करना है और इसमें से भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं, ठीक है, नहीं है, ध्यान रखना है। क्या पूछा है, नहीं है, ठीक है। वसुंधरा, शरावती, इरावती और वैगई, पेन्नार, ठीक है। इसमें से बताना है भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों नहीं है, कितनी नदियां हैं जो नहीं हैं, ठीक है। तो जो ये शरावती है, ठीक है, ये शरावती नदियां हैं, ये नहीं है, बाकी जो और नदियां हैं वो है, ठीक है। तो नहीं पूछा है, तो सिर्फ केवल एक ही है, तो यही नहीं है, ठीक है। एक साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्वी पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी डोडाबोशा है, जी नहीं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुंडी है, ठीक है, अनाईमुंडी है, ना कि डोडाबोशा है, ठीक। तो ये गलत है पहले ही। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे अविरत है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ बी ही सही है, ये आपका गलत है, क्योंकि चोटी सबसे ऊंची चोटी डोडाबोशा नहीं है बल्कि अनाईमुंडी है, ठीक। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में कथनों विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। ये भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले वन है, तो बिल्कुल सही है। ये 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ही सही है। इन वनों में मुख्य रूप से ग्रीन हार्ट यानी कैबिनेट वुड्स और महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाकी 1 और 2 सही है, यानी कि बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मानसून के निर्वात क्षेत्र में संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है। इस मौसम के दौरान गंगा के मैदान में निम्नलिखित वायु दाब के द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। साफ आसमान, उच्च तापमान और नम भूमि संयुक्त रूप से उत्तर भारत की कार्तिक मास की ऊष्मा के कारण बनता है, ठीक है। ये दोनों ही आपके सही हैं, सी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। रवि भारत के उन बायोस्फीयर रिजर्व की यात्रा करने की योजना बना रहा है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। वह यात्रा करेगा, कहाँ करेगा,
ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज है लेकिन अच्छा है। तो वो करेगा अचन कमार अमरकंटक की, अगस्त्यमलाई की और कंचनजंगा और पन्ना की यात्रा करेगा। ठीक, ये कुछ बांध और जलाशय हैं और ये पे नदी है। बताना है इसमें से कौन कौन से सुमेलित हैं। ठीक है, गांधी सागर बांध। ठीक है, तो गांधी सागर बांध है ये आपका चंबल नदी पे आता है, ना कि नर्मदा नदी पे आता है। कहाँ पे आता है? चंबल नदी पे आता है। चंबल नदी पे आता है, तो ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, और उसकी बात अगर कौन सा बांध है? मैथन बांध। ठीक है, मैथन की बात करें, जो मैथन बांध है ये आपका आता है झारखंड में है। ठीक है, और ये बराकर नदी पे आता है। कहाँ पे आता है? बराकर नदी पे आता है। बराकर नदी पे आता है, तो ये वाला भी आपको गलत है। टिहरी बांध, टिहरी बांध तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये है बिल्कुल ही सही सुमेलित है, ये भागीरथी नदी पे आता है। ठीक है, भागीरथी नदी आता है और ये आपका यूके के गढ़वाल जिले में है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध, तो ये आपका कृष्णा रिवर पे आता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो ये दो आपके सही हैं, लेकिन जो ये दो हैं आपके गलत है। ठीक, और जो सही है मैंने लिख दिया है गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, मैथन बांध ये आपका बराकर नदी झारखंड में आता है। ठीक है, और इनमें से कितने सही हैं? तो सिर्फ 2 सही हैं, यानी कि 20 सही हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व विसंगति पथ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, तो इसमें ये पृथ्वी की सतह पर नहीं, पृथ्वी के केंद्र के निकट पहुंचना, पृथ्वी के केंद्र के निकट पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण वृत्त नहीं, गुरुत्वाकर्षण के प्रतिच्छेद मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के बीच अंतर संबंधित करता, तो ये बिल्कुल सही है। ये तेज, सूक्ष्म और अत्यधिक गर्म पवनें हैं जो गर्मियों के महीनों में उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दोपहर के समय चलती हैं। ये पवनें स्थल भाग के अत्यंत गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं और मई और जून विशेष रूप से चलती हैं। इन पवनों में संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन हो जाता है सकता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित किसका वर्णन किया जा रहा है? तो ये लू का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? लू की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, लू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्थिव ग्रहों और बृहस्पति ग्रहों के बीच में निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? पार्थिव ग्रहों की सतह ठोस होती है, बिल्कुल सही है। चट्टानें होती हैं, जबकि बृहस्पति ग्रहों में मुख्यतः गैस द्वारा निर्मित होती हैं जिनकी सुपर भाषित ठोस सतह नहीं होती। तो जी बिल्कुल ये वाला ऑप्शन एकदम टिंच है, यानी राइट है। पार्थिव ग्रहों का घनत्व तो बृहस्पति ग्रहों की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। बृहस्पति ग्रहों में उनके अधिक द्रव्यमान के कारण स्थलीय ग्रहों की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शन एकदम आपके राइट हैं। तो आंसर डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगामी सौर विकिरण सूर्य ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा था, जब आपके 20 क्वेश्चन बचे हैं, मतलब 80 क्वेश्चन आ गए थे, उसके थोड़ा फास्ट कराया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो मतलब इतना भी सही नहीं, मतलब इतना बेकार नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक है। इतना फास्ट भी नहीं है, हम लोग एकदम नॉर्मल से जुड़े हैं, तो मैं सोचा थोड़ा स्पीड में चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था। एनीवे, बस अब कितने बचे हैं? 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, आप सौर की तुलना में उपसौर की स्थिति पृथ्वी के को अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप का वितरण अक्षांश वायुमंडल संगठन और सूर्य के प्रकाश के अपतन कोण से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विशेष जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये कुछ विशेषता नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन दी गई, कौन सी जलवायु बताना है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होती हैं, जबकि शीत ऋतु में ये मृदु और आर्द्र होती हैं। वनस्पति में सूखा प्रतिरोधी झाड़ियाँ होती हैं और छोटे चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं और बिखरे हुए घास के मैदान होते हैं। यह क्षेत्र जैतून, खट्टे फलों की कृषि और अंगूर बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे कृषि यहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन जाती है। और ये कौन सी जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं का सर्वोत्तम बता रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी जलवायु की बात हो रही है? ये हो रही है भूमध्य सागरीय जलवायु की बात हो रही है। ठीक है, भारत के निकटतम क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों में विचार करना है और उभय क्षेत्र में वर्षा का परिवर्तनीय अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, वर्षा की बात हो रही है
तो कोणार्क तट, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये तीनों ही आपका एकदम सही सुमेलित हैं, ठीक है, एकदम सही सुमेलित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। आई होप हम लोगों ने अच्छे से इसको कवर किया है और आप लोगों ने अच्छे स्कोर भी किया होगा। और कमेंट में बताइएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं और आपको कोई और रिफॉर्म की ज़रूरत हो तो बताइएगा। और नेक्स्ट टेस्ट में जल्दी आएगा आपका। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देख रहे हैं हमारे लिए कितनी मेहनत हो रही है, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ की तो चलो आप टेलीग्राम से जुड़िए, बाकी देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हाइप का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।